भारत में कौन तय करता है कि कौन सा ड्रग अवैध है और कौन सा नहीं? और क्या सरकार किसी भी नशीले पदार्थ को कभी भी प्रतिबंधित या सूची से बाहर कर सकती है? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 3, 4 और 5 को, और खासकर इनके उपखंडों को, वो भी आसान भाषा और उदाहरण के साथ। एनडीपीएस एक्ट धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 की केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वह किसी भी मादक पदार्थ या मनोप्रभावी पदार्थ को एनडीपीएस एक्ट की सूची में जोड़ सकती है या हटा सकती है, लेकिन ऐसे मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ आधार और नियम दिए गए हैं जो क और ख में समझाए गए हैं। अब हम बात करते हैं धारा 3 क की। जानकारी और साक्ष्य के आधार पर निर्णय केंद्र सरकार के पास ऐसे वैज्ञानिक या तथ्यात्मक प्रमाण एविडेंस है जिससे पता चलता है कि कोई पदार्थ या उसका कोई हिस्सा या उससे बना हुआ पदार्थ, उसकी प्रकृति, प्रभाव और उसके दुरुपयोग की संभावना है, तो सरकार उसे एनडीपीएस एक्ट की सूची में शामिल कर सकती है। सरल भाषा में समझे तो अगर सरकार को लगता है कि कोई नया ड्रग लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है तो वह तुरंत एनडीपीएस एक्ट के तहत ला सकती है। उदाहरण, मान लीजिए एक नया सिंथेटिक ड्रग बाजार में आया है, XYZ पाउडर। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह दिमाग पर असर डालता है, तो लोग इसका नशे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सरकार इस ड्रग को एनडीपीएस एक्ट की सूची में डाल सकती है और इसे अवैध घोषित कर सकती है। धारा 3 का ख, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर निर्णय कोई पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल किया गया है तो भारत सरकार भी उसे एनडीपीएस सूची में जोड़ सकती है। सरल भाषा में समझे तो अगर दुनिया के कई देशों ने मिलकर तय किया है कि कोई ड्रग खतरनाक है तो भारत भी उसे अपने कानून में शामिल कर सकता है। उदाहरण, मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक संधि में ABC नाम का ड्रग है जो खतरनाक घोषित किया गया है, तो भारत सरकार बिना ज़्यादा जांच किए भी उसे एनडीपीएस एक्ट में शामिल कर सकती है। सरकार कैसे लागू करती है यह शक्ति? केंद्र सरकार एक राजपत्र जारी करती है और उसमें लिखा जाता है कि कौन सा पदार्थ जोड़ा गया या हटाया गया है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है वह पदार्थ कानून के तहत आ जाता है। महत्वपूर्ण बात, एनडीपीएस एक्ट में कोई भी नया ड्रग जोड़ना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक रिसर्च या अंतर्राष्ट्रीय नियम जरूरी है। यह कानून समाज को नशे से बचाने के लिए बनाया गया है। अब हम बात करते हैं धारा 4 की। यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार नशीले दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकती है। तो चलिए इसे आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझते हैं। धारा 4(1) केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ऐसे सभी जरूरी कदम उठाएगी जिससे नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोका जा सके, अवैध व्यापार को खत्म किया जा सके और इनका सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सरल भाषा में सरकार का काम है यह देखना कि नशीले पदार्थों का गलत इस्तेमाल न हो और जरूरत पड़ने पर सही तरीके से उपयोग हो। उदाहरण, मान लीजिए कोई दवा जैसे मॉर्फिन अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए ज़रूरी है, तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वह दवा अस्पताल तक सही तरीके से पहुंचे, कोई व्यक्ति उसे गलत तरीके से बेच या इस्तेमाल न कर सके। धारा 4(2) विशेष उपाय। अब धारा 4(2) में सरकार को कुछ खास शक्तियां दी गई है। आइए इसे उपखंड क, ख, ग, घ में समझते हैं। क, विभिन्न अधिकारियों के बीच समन्वय। सरकार अलग अलग एजेंसियां जैसे पुलिस, राज्य सरकार, अन्य विभाग के बीच तालमेल बनाएगी। सरल भाषा में सभी विभाग मिलकर काम करेंगे ताकि ड्रग का अपराध रोका जा सके। उदाहरण, अगर एक राज्य में ड्रग पकड़ी गई है और उसका नेटवर्क पूरे राज्य में है तो दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी। ख, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन। सरकार भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं उनका पालन करना जरूरी है। सरल भाषा में भारत को दुनिया के नियमों के अनुसार ड्रग नियंत्रण करना होगा। उदाहरण, अगर कोई ड्रग विदेश से भारत आ रहा है तो भारत अन्य देशों के साथ मिलकर उसे रोकने की कार्रवाई करेगा। ग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सरकार अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद ले सकती है। सरल भाषा में समझे तो ड्रग का नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला होता है, इसलिए मिलकर काम करना जरूरी है। उदाहरण, अगर दुबई से भारत में कोई ड्रग भेजी जा रही है तो भारत और दुबई की एजेंसियां मिलकर कार्रवाई करेगी। घ, नशा करने वालों का सुधार। सरकार सिर्फ सजा ही नहीं देती बल्कि पहचान, इलाज, शिक्षा, पुनर्वास भी करती है। सरल भाषा में नशा करने वाले व्यक्तियों को अपराधी नहीं बल्कि मरीज की तरह देखा जाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति ड्रग का आदी है उसे जेल भेजने के बजाय नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवाया जाएगा। शिक्षा और वैज्ञानिक उपयोग। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ड्रग का सही उपयोग अस्पतालों और रिसर्च में हो। सरल भाषा में ड्रग पूरी तरह बुरी नहीं है, उसका सही उपयोग भी जरूरी है। उदाहरण जैसे मॉर्फिन कैंसर मरीजों के दर्द कम करने के लिए उपयोग में होती है। धारा 4(3) विशेष आदेश और प्राधिकरण। इस धारा के अनुसार केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर विशेष आदेश जारी कर सकती है, नए प्राधिकरण बना सकती है, किसी संस्था को विशेष शक्तियां दे सकती है। सरल भाषा में सरकार नई एजेंसियां बनाकर या किसी को अधिकार देकर ड्रग नियंत्रण को मजबूत कर सकती है।
उदाहरण, सरकार एक विशेष टास्क फोर्स बना सकती है जो सिर्फ ड्रग तस्करी को रोकने का काम करे। अब बात करते हैं धारा 5 की। यह धारा क्या कहती है? यह धारा केंद्र सरकार के अधिकारियों और उनकी शक्ति से संबंधित है। धारा 5 एक अधिकारियों की नियुक्ति। इस धारा के अनुसार केंद्र सरकार एक स्वापक आयुक्त नारकोटिक कमिश्नर नियुक्त करती है। इसके अलावा सरकार अन्य अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह इस कानून के लिए काम करने के लिए जरूरी समझे। सरल भाषा में समझे तो सरकार एनडीपीएस एक्ट को लागू करने के लिए एक टीम बनाती है जिसमें सबसे बड़ा अधिकारी नारकोटिक कमिश्नर होता है। उसके नीचे कई अन्य अधिकारी भी काम करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए भारत में ड्रग की तस्करी बढ़ रही है तो केंद्र सरकार एक नारकोटिक कमिश्नर नियुक्त करेगी और उसके साथ कई अधिकारी लाएगी जो ड्रग से जुड़े अपराधों पर नजर रखेंगे। धारा 5(2) अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य। क्या कहती है यह धारा? इस धारा के अनुसार स्वापक अधिकारी स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अफीम की खेती, अफीम का उत्पादन और उससे जुड़े सभी कार्यों की निगरानी रखेगा और वह केंद्र सरकार द्वारा दी गई सभी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेगा। सरल भाषा में समझे तो नारकोटिक कमिश्नर और उसकी टीम यह सुनिश्चित करती है कि अफीम की खेती और उत्पादन कानून के अनुसार हो और कहीं भी गलत इस्तेमाल न हो। उदाहरण, अगर किसी किसान को सरकार से अफीम की खेती की अनुमति मिली है तो नारकोटिक अधिकारी यह चेक करेंगे कि केवल किसान तय मात्रा में ही खेती कर रहा है, अवैध तरीके से अफीम का उपयोग तो नहीं कर रहा। धारा 5(3) नियंत्रण और निर्देश। इस धारा के अनुसार जो अधिकारी धारा 5(1) के तहत नियुक्त किए जाते हैं वे केंद्र सरकार के नियंत्रण और निर्देश के अधीन होते हैं। अगर केंद्र सरकार चाहे तो उन्हें किसी भी बोर्ड या अन्य प्राधिकरण के अधीन भी रख सकती है। सरल भाषा में समझे तो इन अधिकारियों को पूरी आज़ादी नहीं होती है बल्कि वे सरकार के आदेशों के अनुसार काम करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी राज्य में ड्रग की तस्करी बढ़ गई है तो केंद्र सरकार अधिकारियों को निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया जाए और सभी अधिकारी उसी आदेश के अनुसार काम करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारे पेज को फॉलो करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।